पिछली वीडियो में बताया गया पार्ट 1 में कि हम लोग मांगने से इसलिए हिचकिचाते हैं ताकि कि हमें रिजेक्शन न मिल जाए, यानी कि हम सीधा सीधा रिजेक्शन से घबराने के लिए नहीं मांगते। अगली अगली जो बातचीत है वो सुनने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो आपको हम अगली बातचीत सुनाते हैं। और जी से समझाऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। ये वैसा ही है जैसे किसी के पास एक बहुत महंगा स्मार्टफोन हो, लेकिन उसने इंटरनेट से कनेक्ट करने का विकल्प ही बंद रखा हो। अरे वाह क्या बात है। क्षमता तो फोन में बहुत है, लेकिन बिना नेटवर्क के यानी बिना दूसरों से मदद मांगे वो किसी काम का नहीं है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और अगर विज्ञान की भाषा में कहूँ तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी योग्यता के भरोसे बैठा है तो वो भौतिक विज्ञान के पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की तरह है। क्षमता तो बहुत है लेकिन कोई गति नहीं है। एग्जैक्टली उस ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए एक बाहरी बल की जरूरत होती है, और स्रोत के अनुसार वो बल मांगना है। ये ऊर्जा का रूपक इस पूरी धारणा को बहुत स्पष्ट कर देता है, और ठीक इसी तंत्र को समझाने के लिए स्रोत में अलादीन फैक्टर का रूपक इस्तेमाल किया गया है। अलादीन फैक्टर मतलब वो चिराग और जिन वाला? हाँ वही। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन उस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिन नहीं है। तो फिर क्या है? वो घर्षण या फ्रिक्शन है जो चिराग को रगड़ने से पैदा होता है। ओहो, रगड़ना। देखा आपने कि हमारे पास यदि अलादीन का चिराग भी हो और हम उसको रगड़े ना तो हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगली बार बातचीत भी आप सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक चिराग एक कोने में रखा है वो सिर्फ पीतल का एक पुराना बर्तन है। उसमें छिपा हुआ जादू तभी बाहर आता है जब उसे रगड़ा जाता है। तो अगर हम इसे असल जिंदगी से जोड़ें तो यहाँ वो घर्षण क्या है? क्या हमारे शब्द, हमारी पहल ही वो घर्षण है जो बंद दरवाजों को खोलते हैं? यथार्थ में यही वो घर्षण है। असल जिंदगी में कोई जादुई जिन आसमान से नहीं उतरता। काश उतरता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास असीमित संसाधन, अनुभव और ज्ञान है। वे लोग नए विचारों या योग्य व्यक्तियों की तलाश में हैं। लेकिन समस्या ये है कि वे लोगों के दिमाग नहीं पढ़ सकते। हाँ, किसी को क्या पता कि आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली जब कोई इंसान अपनी जरूरत व्यक्त करता है, जब वो एक सवाल पूछता है, तो वो उस चिराग को रगड़ रहा होता है। तो मतलब मांगना ही वो एक्शन है। हाँ, वो पहल दुनिया को ये संकेत देती है कि वो व्यक्ति मदद लेने और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक कदम पीछे हटकर सोचे तो ये मांगने की प्रक्रिया कई बार उल्टी भी पड़ सकती है। वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधे किसी सीईओ के पास जाकर कहे कि मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ा पद दे दो। ये अलादीन फैक्टर नहीं बल्कि बेवकूफी कहलाएगी। हाँ ये तो है। मांगने और सिर्फ दूसरों पर बोझ बन जाने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है। एक इंसान कैसे तय कर सकता है कि वो सही तरीके से अवसर मांग रहा है, न कि किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो रहा है? इस अंतर को समझना ही सफलता की कुंजी है। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि निर्भरता और सहयोगात्मक नेटवर्क बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब डिपेंडेंस और कोलैबोरेशन में? हाँ, जैक कैनफील्ड का सिद्धांत कहता है कि सफल लोग कभी अकेले सफर नहीं तय करते। वे सलाह लेते हैं, मदद मांगते हैं। निर्भर होने का मतलब है कि कोई इंसान अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ही किसी और के हाथ में सौंप दे और कहे कि अब तुम मुझे मंजिल तक पहुंचाओ, जो कि कोई नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। इसके विपरीत अलादीन फैक्टर के तहत मदद मांगने का अर्थ है रास्ता पूछना। रास्ता पूछना। हाँ, जिम्मेदारी अभी भी उसी इंसान की है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के अनुभव का लाभ उठा रहा है। तो ये एक तरफा मांग नहीं है बल्कि एक मूल्य का आदान प्रदान या वैल्यू एक्सचेंज है। एकदम सही। जब सफल लोग दूसरों से मदद मांगते हैं तो वे इसे एक बोझ की तरह पेश नहीं करते हैं, वे इसे एक अवसर की तरह पेश करते हैं। मतलब वो सामने वाले को भी कुछ दे रहे होते हैं। हाँ, और मनोविज्ञान ये भी बताता है कि लोग असल में दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। सच में? हाँ, इससे उन्हें एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है जिसे हेल्पर हाई कहा जाता है। हेल्पर हाई, ये तो नया शब्द है। जब कोई स्पष्ट, सम्मानजनक और विशिष्ट तरीके से सलाह या मदद मांगता है तो सामने वाले को अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होती है। अच्छा, मतलब उन्हें भी अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मांगने वाले को अपनी बात बहुत ही स्पष्ट रखनी होती है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। ये स्पष्टता वाली बात बहुत अहम है। मुझे कुछ काम दे दीजिए और मुझे आपके इस प्रोजेक्ट में ये विशेष भूमिका निभानी है क्योंकि मेरे पास ये कौशल है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। पहला तरीका निर्भरता को दर्शाता है और दूसरा तरीका एक मजबूत साझेदारी का प्रस्ताव है। एग्जैक्टली। लेकिन चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार है। हाँ बताइए। कोई इंसान कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना मांगे, एक चीज जो निश्चित रूप से उसके सामने आएगी वो है अस्वीकृति, यानी
ना सुनना। रिजेक्शन। जब तक कोई व्यक्ति इस ना के खौफ को नहीं जीत लेता, तब तक मांगने की ये पूरी थ्योरी किसी काम की नहीं है। और यही वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, दिमाग ना को एक व्यक्तिगत हमला या अस्तित्व के खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। हाँ, वो पुराना सर्वाइवल वाला सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। इंसान एक ना को अपने चरित्र या अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र मान लेता है। कि बहुत गलत है। बहुत गलत है। उसे लगता है कि अगर सामने वाले ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो इसका मतलब है कि वो खुद किसी लायक नहीं है। इस डर को खत्म करने के लिए मुझे स्रोत में छिपा एक विचार बहुत ही दिलचस्प लगा। क्या विचार? इसे इस तरह से देखा जा सकता है जैसे मार्केटिंग में A/B टेस्टिंग होती है। A/B टेस्टिंग। हाँ, मान लीजिए कोई कंपनी एक विज्ञापन चलाती है और उस पर लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता। जी। तो क्या मार्केटिंग टीम बैठ के रोने लगती है कि वे असफल हो गए? बिल्कुल नहीं, वो तो डेटा कलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। वे उस विज्ञापन की हेडलाइन बदलते हैं, रंग बदलते हैं और फिर से टेस्ट करते हैं। उनके लिए हर विफलता सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो उन्हें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा है। ये A/B टेस्टिंग का उदाहरण एकदम सटीक है। अस्वीकृति को भावनात्मक झटके की बजाय इसी तरह से एक डेटा पॉइंट के रूप में देखा जाना चाहिए, है ना? हाँ। जब कोई ना कहता है तो वो उस इंसान की कीमत तय नहीं कर रहा होता। हो सकता है कि उस समय परिस्थितियां सही ना हो, या शायद बजट की कमी हो। बिल्कुल, बजट की कमी हो, समय का अभाव हो या उस व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं हो। ना का मतलब सिर्फ ये है कि इस विशेष परिस्थिति में इस विशेष समय पर ये तालमेल नहीं बैठ पाया। तो इसका मतलब है कि हर ना असल में एक हाँ के रास्ते से एक बाधा को कम कर रहा है। एकदम सही। ये तो चाबियों के एक बड़े गुच्छे में से सही चाबी खोजने जैसा हो गया। हर गलत चाबी कोई हार नहीं है, वो बस एक विकल्प कम कर रही है। बहुत खूब। इसे एक नंबर्स गेम या सांख्यिकी के खेल की तरह क्यों ना देखा जाए? उनकी संख्या के सीधे अनुपात में होती है। मतलब जितने प्रयास उतनी सफलता। हाँ, इसे लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसे एक हाँ सुनने के लिए 10 बार ना सुनना पड़ेगा, तो हर ना उसे निराश करने के बजाय लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम मांगने की अपनी एक छोटी सी आदत से और अपने इस काम से हम बड़ी से बड़ी समस्याएं हल कर सकते हैं या बड़ी से बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। तो आपको इस बातचीत से क्या लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि बातचीत में आप लोगों को या हमें जानकारी मिली है कि हमें रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं है। हमें जब तक कि हम अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां नहीं गिनाएंगे, कोई हमें नहीं जानेगा और कोई ना हमें पहचानेगा और ना ही हम सफल होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें रिजेक्शन से नहीं घबराना, हमें मांगने से नहीं चूकना है, हमें अवसर तलाशने हैं। दुनिया में बहुत सारे अवसर हैं, बस ज़रूरत है तो हमें उन्हें देखने की, तलाशने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।